जय श्री श्याम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सीकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ के बारे में, जिसका ग्रे मार्केट के अंदर बहुत ही बम्पर और शानदार डिमांड चल रही है। मतलब मोस्ट डिमांडिंग आईपीओ है रिसेंटली कहे तो, जो कि 27 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है और कौन से सेक्टर की कंपनी है। फिर इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और रेवेन्यू वगैरह के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा इसके पीयर कंपटीटर से भी इसका कंपेयर करेंगे, मतलब कंपनी सस्ती वैल्यूएशन लेके आ रही है या महंगे में हमको चिपका रही है। फिर इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं। तो दोस्तों, आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 130 रुपए पर शेयर चल रहा है और 100 शेयर का ये लॉट है। 13,000 रुपए के लगभग एक लाट पे हमें आज के तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 90% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम, मतलब ऑलमोस्ट पैसे डबल हो रहे हैं। वैसे देखिए दोस्तों, जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा है और इसको अंदाजा ही मानकर चले, फिक्स चीज ना माने, ये रोज ऊपर नीचे होती रहती है। इसके अलावा बात करें इसके एंकर लिस्ट की, एंकर लिस्ट अभी तक नहीं आई है, आते ही आपके साथ डिस्कशन करूंगा। फिर बात करें दोस्तों इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, मतलब कंपनी क्या काम करती है जिससे इसकी डिमांड इतनी जबरदस्त है, मतलब ग्रे मार्केट के अंदर इतनी जबरदस्त डिमांड चल रही है। तो कंपनी करती क्या है, तो यह कंपनी जो है 1994 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो लगभग अपने सेक्टर के अंदर 30 साल पुरानी कंपनी है, इसलिए इसको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बट कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करती क्या है, तो आपको हम बता दें। सबसे पहला तो यह मैन्युफैक्चर करती है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम क्या होता है, पावर सिस्टम जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसके लिए पावर सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। इसके अंदर बैटरी वगैरह लगी होती है, पावर वगैरह मिलता रहता है। जैसे टावर वगैरह होते हैं वहाँ पर भी पावर सिस्टम लगे होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काफी सर्वर्स वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पर भी पावर सिस्टम लगे होते हैं। इसके साथ बैटरीज वगैरह अटैच होती है, इससे पावर मिलता रहता है। तो यह मैन्युफैक्चर करती है, मतलब अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन जैसे जियो है, बीएसएनएल, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। इंडस टावर्स हैं, टावर से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड कंपनियां हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। तो वहां से करीब 70% का रेवेन्यू लगभग वहीं से जनरेट होती है। दूसरा, ये ईवी चार्जर्स के प्रोडक्ट जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जर होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है, वहां से करीब 30% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ईवी चार्जर आप तो समझ ही गए होंगे, जैसे ये अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं, इलेक्ट्रिक कार आती है, इलेक्ट्रिक बसेस आती हैं, उनको चार्ज करने के लिए जो चार्जर्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है और अलग अलग कंपनीज को ये मैन्युफैक्चर करके भी देती है। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं। अब आपको समझ आ गया होगा इसका फ्यूचर कैसा है, इस कारण से ही इसकी काफी ज्यादा डिमांड चल रही है। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और बात करें ईवी चार्जर्स के अंदर, ये इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी है, मतलब टॉप कंपनीज के अंदर इसको ले सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट शेयर की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स के अंदर 60% मार्केट शेयर कंपनी अकेले रिकवर करती है। तो ये बात बहुत ही जबरदस्त है और ये पहली कंपनी कह सकते हैं आप जो ईवी चार्जर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने के अंदर उतरी थी, और अभी तक 70,000 से ऊपर एसी और डीसी चार्जर लगा चुके हैं। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया मतलब ये जो आप समझ सकते हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया के जो पार्ट होता है, मतलब कोलकाता से उधर के साइड वाले जो भी कंट्रीज होती हैं, तो वह साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लगभग आती है। अब ये चार्जर्स के अंदर स्लो चार्जर्स होते हैं जो होम यूजेज के लिए काम आते हैं, जिसको एसी मतलब अल्टरनेटिव चार्ज वाले चार्जर्स बोलते हैं। फिर दूसरे फास्ट चार्जर होते हैं जो बिजनेस पर्पज के लिए काम आते हैं, जिसको डीसी चार्जर भी बोलते हैं, जो फास्ट चार्ज करके देते हैं, जो फास्ट चार्ज कर दे, जैसे कार वगैरह, बस वगैरह चार्ज करनी हो तो वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है और अलग अलग कंपनीज को सप्लाई भी करती है। और इसके जो चार्जर्स हैं, ईवी चार्जर्स बड़ी बड़ी जो कार या ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं, जो कार बसेज ये जो मैन्युफैक्चर करती हैं उनको सप्लाई करती है। जैसे टाटा मोटर्स है वो इसकी कस्टमर है, आप इसकी वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। हुंडई है, एमजी है, हेक्टर वगैरह इसकी गाड़ियां आती है, वो सब इसकी कस्टमर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, फिर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर जियो बड़ा नाम है, बीएसएनएल, इंडस टावर है, तो ये कुछ इसके क्लाइंट है। बहुत ही शानदार क्लाइंट बेस है, तो काम बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक काम है, सदाबहार और डिमांडिंग काम है। मतलब ये ऐसा काम है कि इसके आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले 10-20 साल में, 30 साल में डिमांड जबरदस्त रह सकती है। तो इसलिए जो डिमांड है इस आईपीओ की अच्छी चल रही है, मतलब लॉन्ग टर्म में भी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है।
और लिस्टिंग गेंस अच्छा देगा ही। बाकी मैं आपको अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं दे रहा हूँ। अब दोस्तों जानते हैं इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल। कंपनी काम तो अच्छा कर रही है, पर क्या है प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और रेवेन्यू वगैरह के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो इसका फाइनेंशियल 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। एसेट के अंदर डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब साल दर साल ठीक ठाक ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें 524 करोड़ से 723 करोड़ इसका रेवेन्यू हुआ है। रेवेन्यू के अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ है। फिर प्रॉफिट की बात करें तो 3.45 करोड़ से 6.37 करोड़ इसका प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 1% से भी कम निकल कर आ रहा है। अभी हो सकता है इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर हो तो हो सकता है इसका मार्जिन घटा हो। बाकी ओवरऑल अभी मार्जिन कम है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव बात लगी मुझे इस आईपीओ की। बाकी इसकी नेटवर्थ बढ़ी है साल दर साल। इसके बाद में रिजर्व कैश 205 करोड़ रुपए के हैं। इसके ऊपर उधारी मतलब बायरोइंग कहे तो 73 करोड़ रुपए की है, और आईपीओ के पैसे से जो फ्रेश इशू का पैसा है उससे 50 करोड़ इसकी उधारी चुकाने के काम में आए। इसके बाद हल्की फुल्की उधारी रह जाएगी। मतलब जितना ये एनुअली प्रॉफिट वगैरह जनरेट करेगी या जो रिजर्व कैश है उस हिसाब से अपना डेट पे कर सकती है। तो मान सकते हैं कि आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी या डेट पे करने की कैपेसिटी रखती है। तो फाइनेंशियली ठीक है, पर जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत कम है। आने वाले टाइम में इसे बढ़ाने पड़ेंगे। फिर दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो 42 का निकल कर आता है, और 2023 में जो रेवेन्यू जनरेट किया है तो 708 करोड़ रुपए का। और जो इसके पीयर कंपटीटर है सरोटेक वगैरह, तो उनमें से ये सेकंड नंबर पर आती है। सरोटेक से बड़ी कंपनी है रेवेन्यू वगैरह के मामले में। तो दोनों कंपनी में देखा जाए तो सस्ती वैल्यूएशन पर है, मतलब ज्यादा महंगी वैल्यूएशन नहीं है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि वैल्यूएशन इन्होंने सही दी है। बाकी इसका आरओई आरओसी 13% और 11% के आसपास है, तो वो कम है। मिनिमम 15% या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो कंपनी क्या है कि बढ़िया मानी जाती है। इनको आने वाले टाइम में इन सारी चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो वैल्यूएशन सही है, पर आरओई आरओसी कम है। फिर इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। 27 से लेकर 29 फरवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड जो है 135 से लेकर 142 रुपए के बीच में, जिसमें 100 शेयर्स का लॉट मतलब 14,200 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मिनिमम 1 लाख के अंदर। और इसका टोटल इशू साइज है 429 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इशू है मतलब जो नए शेयर जारी करेगी कंपनी की ग्रोथ के लिए उधारी चुकाने के अंदर पैसा काम में आएगा 329 करोड़ रुपए का। 50 करोड़ इसकी उधारी चुकाने के काम में आएगी। बाकी तेलंगाना वगैरह के अंदर कुछ अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है। कुछ रिसर्च एवं डेवलपमेंट में पैसा खर्च करेगी, तो यह फ्रेश इशू से पैसा काम आएगा। बाकी 100 करोड़ ऑफर फॉर सेल से प्रमोटर कुछ अपनी रिश्तेदारी सेल वगैरह करेंगे, और इसका रिटेल पोर्शन है 10% का। ये कम है, मुझे लगता है 35% का होना चाहिए था। इसके अंदर 10% क्यों रखा गया है ये मुझे समझ नहीं आया। इसकी लिस्टिंग डेट है 5 मार्च को। 5 मार्च को यह शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। ये हो गई दोस्तों पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करे तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों जीएमपी अच्छी चल रही है, 90% के आसपास जीएमपी है। वैसे तो जीएमपी के भरोसे रहना नहीं चाहिए। पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, एंकर लिस्ट देखिए, उस बेसिस पर आप डिसीजन बनाइए। अभी तो ओवरऑल डिमांड ठीक ठाक चल रही है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का कोई डिसीजन नहीं है। जो भी डिसीजन बनाए अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव के अंदर तो पॉजिटिव ज्यादा ही है। सेक्टर इसका अच्छा है, जिस सेक्टर के अंदर काम करती है उसका फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, मतलब ब्राइट फ्यूचर वाली कंपनी नजर आ रही है। और ईवी चार्जर्स वगैरह बनाती है, पावर सिस्टम वगैरह बनाती है। ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए दोनों ही सेक्टर अच्छे हैं, मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर है। आने वाले टाइम में इनकी डिमांड जबरदस्त रह सकती है। बाकी फाइनेंशियली ठीक है, वैल्यूएशन भी ठीक है। उसके अलावा ईवी चार्जेस के अंदर लीडिंग कंपनी है, 60% मार्केट शेयर इसके पास, मतलब काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। बाकी निगेटिव के अंदर मैंने बताया था आपको प्रॉफिट मार्जिन कम है एक, तो दूसरा क्या है इसके आरओई आरओसी ये थोड़ी सी कम है 15% से। तो ये दोनों थोड़े से निगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा मुझे विशेषतः कोई निगेटिव नहीं लगा, मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स दोनों के हिसाब से ही काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। मेरा तो पूरा विचार है इस आईपीओ में अप्लाई करूं, पर्सनली मेरा विचार है। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे या लिस्टिंग गेन्स के लिए, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे और वीडियो समझ आया होगा और इस आईपीओ को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।